Hello students, welcome again. We will be continuing Unit 5 Organizing with next topic. And as I already informed you that the next topic will be regarding formal and informal organization. So our topic today is formal and informal organization. See, formal organization may just have a look on these pictures. Uh, you can easily make out that some meeting is going on in the first one. Second one, formal gesture of meeting of two people. दो लोग मिल रहे हैं हाथ मिला के. Although आजकल कोरोना है तो आजकल लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिया है, बट जनरली हाथ मिलाना एक फॉर्मल जेस्चर माना जाता है. इस तरीके से मीटिंग अटेंड करना एक फॉर्मल जेस्चर माना जाता है. यहाँ पे फोटो से ही हमें साफ लग रहा है कि कुछ ऑफिशियल हो रहा है. यहाँ पे समथिंग ऑफिशियल इज हैपनिंग. यू कैन से सी ओवर हियर अ पर्सन स्टैंडिंग, मे बी द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग, addressing other people are listening and then clapping towards whatever he would have said. So फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका जहाँ पे जो शो हो रहा है, एक तरीके से कोई भी चीज जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से फिक्स हो रखी है. यानी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेटअप फिक्स किया गया है जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने तरीके से बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए. हु विल बी द सीनियर, हु विल बी द जूनियर्स, एंड अकॉर्डिंगली हु विल बी गिविंग द ऑर्डर्स, हु विल बी टेकिंग द ऑर्डर्स, फॉलोवर्स कौन है उनके ऑर्डर्स के, किसको क्या काम करना है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है. और जो सुपीरियर है वो अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन देगा, जूनियर फिर अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन देगा. इसी तरह से जो इंस्ट्रक्शन देने का जो सिस्टम है वो एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड से है. आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, यूनिटी ऑफ कमांड और फिर स्केलर चेन. तो जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे होनी है, चाहे वो अपवर्ड से डाउनवर्ड हो, चाहे वो डाउनवर्ड से अपवर्ड, एक प्रॉपर चैनल से होगी जिसे स्केलर चेन का नाम हम देते हैं. और यूनिटी ऑफ कमांड का भी एक बार में एक ही पर्सन जो है वो ऑर्डर दे सकता है. तो अगर हम इसके मीनिंग में जाते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो मीनिंग है, दैट इज इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए. दैट मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट. इसको क्रिएट किया जाता है और इस पे एफर्ट्स करने पड़ते हैं इसको क्रिएट करने के लिए. और इसका मेन पर्पस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना. इसमें अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, सिंपल फीचर्स है इसमें. इट स्पेसिफाइज एंड क्लैरिफाइज द रिलेशनशिप. आप इससे और रिकॉल कर पाएंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का एक इंपॉर्टेंस भी एक तरह से ये निकल के आता है. इट स्पेसिफाइज एंड क्लैरिफाइज द रिलेशनशिप्स. अचीव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान. इसका मेन पर्पस यही है कि प्लान करके, यानी प्लानिंग फंक्शन में जो जो ऑब्जेक्टिव आपने स्पेसिफाई किए थे उनको अचीव करना ही इसका मेन पर्पस है. कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स. इसके चलते अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन आराम से हो जाता है क्योंकि जो ड्यूटीज हैं, जो असाइनमेंट्स हैं वो सारे क्लियर है किसको क्या करना है. किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होता. इट इज डेलिबरेटली डिजाइन. डेलिबरेटली डिजाइन का मतलब अपने आप नहीं बनता है, इसको बनाना पड़ता है और इसीलिए इसमें टॉप मैनेजमेंट का रोल आता है. तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. एंड इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क. यहाँ पे सिर्फ काम होता है, काम की ही बात होती है, प्लान के हिसाब से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात होती है. इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बातें इसमें नहीं होती है. यानी द मोर एम्फेसिस इज गिवन ओनली टूवर्ड्स वर्क. दैट मीन्स टूवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड दैट टू विच हैव बीन ऑलरेडी डिटरमाइंड थ्रू प्लानिंग. So this is all about meaning and features of formal organization. Next, let's continue. Again, every organization may have advantages or limitations. So we will first discuss the advantages. Easier to fix responsibility. किसी भी systematic सेटअप के जो एडवांटेजेस हो सकते हैं वो सारे एडवांटेजेस हम फॉर्मल सेटअप के मानते हैं. यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे एडवांटेजेस यहाँ पे आएंगे जो सिस्टम के चलने से हमें अवेल होते हैं. देन नो कंफ्यूजन इन रोल ऑफ मेंबर्स. ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है किसको क्या करना है, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होता. ऑर्डर देने वाला इंस्ट्रक्शन अगर देगा तो सबऑर्डिनेट को वो इंस्ट्रक्शन मानना ही पड़ेगा. वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसका ऑर्डर नहीं सुनूंगा, बिकॉज ही इज बाउंड टू लिसन टू हिज सुपीरियर.
यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन। यहाँ पे क्योंकि डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, तो ऑब्वियस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया गया है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है सेटअप बनाते वक्त कि अगर किसी को ऑर्डर देना है तो वो एक ही होना चाहिए ऑर्डर देने वाला, ताकि सबऑर्डिनेट्स में कंफ्यूजन ना हो। 2-4 लोग एक पर्सन को ऑर्डर देंगे, देयर विल बी कंफ्यूजन। सो देयर फोर unity of command is maintained over here. Then effective accomplishment of goals, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ही गोल्स को अचीव करने के लिए जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, तो इसमें गोल को अचीव करने में आसानी होती है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल तरीके से चलने के लिए, स्मूथ तरीके से चलने के लिए एक डेलिब्रेट बनाया गया सेटअप जरूरी है, जिसमें कोई किसी को क्वेश्चन ना कर सके, आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो, बिकॉज एवरीथिंग इज already fixed in advance. So fixing of duties and responsibilities, fixing of authorities automatically gives stability to the organization. So in this way advantages are complete. Now we'll talk to limitations. Procedural delays in action, इसका मेन रीजन तो वही है, हमने जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन पढ़ा था, जिसमें ये था कि पहले जो टॉप में लेवल है वो मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन देगा, मिडिल लेवल फिर लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शन देगा। तो स्केलर चेन के चलते कोई चीज़ अगर किसी को कन्वे करनी है तो वो काफ़ी लंबा टाइम ले सकती है, जिसको प्रोसीजरल डिलेज कहा जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर स्केलर चेन से चलना है। आप किसी भी कम्युनिकेशन चेन को ब्रेक करके डायरेक्ट बात किसी से नहीं कर सकते। सो लिमिटेशंस इसका यही है कि प्रोसीजर से चलते हैं, स्केलर चेन से चलते हैं, उसके चलते कई बार एक्शंस में डिले हो जाता है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, देन ऑल्सो वी हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर chain of communication. Less recognition to creative talent. See, as it is deliberately created, top managers, they are fixed, subordinates, they are fixed, their duties, authority, responsibility, everything is fixed. So a person is bound to go as per the plans, as per the duties or responsibilities given to him. He cannot deviate from that plan. That means plan makes a person rigid, and if he wants to give some ideas, some new ideas, or some of his talent so that the thing can be done more smoothly, then he is not invited or he is not allowed. तो रिकग्निशन जो एक पर्सन के खुद के क्रिएटिव टैलेंट होते हैं उसको कम रिकग्निशन मिलती है, क्योंकि उसे जो सेटअप फिक्स्ड है उसके हिसाब से ही चलना होता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। देखिए, जब भी हम इसमें ये बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना एक बहुत ही टिपिकल टास्क है। वैसे भी ह्यूमन का रिलेशन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। सो इन दिस वे बहुत मुश्किल हो जाता है कि सबके आपस में जो उनका व्यवहार है और बिजनेस जो है वो भी स्मूथली चलता रहे, ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो सकें, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप को समझ के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। So this was all about formal and informal organization. Next we are talking about informal organization. जो second type of organization है वो है informal. अब आप इसमें फिर जरा इन पिक्चर्स पे जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए किस तरीके से एक ऑफिशियल सेटअप में इनकी यूनिफॉर्म और इनकी ड्रेस देख के लग रहा है ये ऑफिशियल ड्रेसेस हैं, और इसमें ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। यू कैन सी ओवर देयर चेयर है, जो रिवॉल्विंग चेयर है जिसे हम ऑफिशियल चेयर कहते हैं, जो बॉस की होती है। यहाँ पे आपको कैबिनेट टाइप दिख रहा है, ड्रॉर्स दिख रहे हैं, फिर ऊपर सम सॉर्ट ऑफ स्क्रीन दिख रहा है। मे बी आई थिंक इस सॉर्ट ऑफ क्रिसमस पार्टी, यानी ऑफिस के ही अंदर क्रिसमस पार्टी को एंजॉय किया जा रहा है। तो एक ये जो सेटअप है ये भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देख रहे हैं, यानी काम चल रहा है, काम के साथ साथ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर फॉर्मल सेटअप के अंदर किसी तरह का इनफॉर्मल सेटअप हमको दिखाई देता है तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी इस तरह की एक्टिविटीज भी होती हैं जिससे लोग आपस में थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं, और आपसी संबंध भी उनके और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इसके चलते अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखते हैं तो दैट कम्स
It emerges from within the formal organization when people interact beyond their officially defined roles. अब आप यहाँ पे सेम चीज पिक्चर से बिल्कुल रेलेवेंट हो रही है ये स्टेटमेंट कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इमर्ज होती है. इमर्ज का मतलब इसको जबरदस्ती नहीं लाया जाता, ये ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होती है यानी अराइज होती है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे होती है? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पीपल. जब वो अपने ऑफिशियली डिफाइंड रोल से बाहर निकल के आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है. यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने आप जनरेट हो जाता है. वी विल नॉट कॉल क्रिएट, वी विल कॉल इट जनरेट. वो अपने आप जनरेट हो जाता है, जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट होता है. इसके फीचर्स हम देखते हैं. ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनअवॉइडेबल है. फॉर्मल सेटअप के अंदर ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल सेटअप ओरिजिनेट हो जाता है. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स. यहाँ पे किसको कैसे बिहेव करना है ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन मैनेजर है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है. यहाँ पे ग्रुप नॉर्म्स होते हैं. ग्रुप नॉर्म्स से मतलब जैसा सब लोगों को लगता है कि इस मामले में ये चीज़ ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम अपने जूनियर से सजेशन ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट से सजेशन ले सकते हैं. यहाँ की जरूरी नहीं कि हर बार मैनेजर जैसे फॉर्मल में होता है मैनेजर के पास जाना पड़ता है किसी भी सोल्यूशन के, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने जूनियर से ही सलाह ले सकते हैं अगर वो हमसे एज में बड़ा है और एक्सपीरियंस उसको ज़्यादा है. तो बिहेवियर का जो स्टैंडर्ड्स है वो ग्रुप नॉर्म्स डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. कोई भी किसी से बात कर सकता है. देर इज नो नीड ऑफ एनी स्केलर चेन. मेरे को एज अ मैनेजर मुझे किसी से अगर कोई अपनी बात शेयर करनी है तो वहाँ जरूरी नहीं है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट के पास जाऊँ या बिल्कुल जो लोवेस्ट लेवल भी है अपने बराबर. फॉर माई पर्सनल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या कुछ भी चीज़ें मुझे अगर इनफॉर्मली शेयर करनी है तो मैं अपने बॉस के पास जाके भी अपनी बातों को समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ. उसके एक्सपीरियंस और उसके ओपिनियंस का ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के डिसीजंस ले सकता हूँ. मतलब चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल सेटअप में कोई भी किसी से भी बात कर सकता है विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन. देन इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड. ये एक तरह से डिफरेंस भी होता है फॉर्मल इनफॉर्मल का. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होता है. ये यानी अपने आप निकल के आता है. किस लिए? क्योंकि फॉर्मल के अंदर जो लोग हैं वो आपस में कभी कभी अपनी ड्यूटीज के बियॉन्ड भी इंटरेक्ट करते हैं. नो डेफिनेट स्ट्रक्चर. इसमें कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता. जैसे हम इस पार्टी में देखते हैं कि अभी हम इसमें मेकआउट नहीं कर सकते कि कौन मैनेजर है कौन सबऑर्डिनेट है. एवरीवन इज एंजॉइंग एंड एवरीवन इज टेकिंग फुल एंजॉयमेंट. पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं. तो इसमें किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता कि भाई जो पहले मैनेजर है वही पहले हंसेगा फिर उसके बाद जो सबऑर्डिनेट है वो हंसेगा. So that is why there is no definite structure. So this is all about features of informal organization. Now, as usual, let's also discuss advantages and limitations of informal organization. फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्विक फीडबैक. भाई कई बार मैनेजर जो है वो बड़ा शातिर तरीके से काम करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके से पता लगा लेता है कि कौन इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बंदा है जिसको अगर मैं ये बात कहूँ तो फटाफट वो सारे लोगों तक पहुंचा देगा. सो उसे हम इनफॉर्मल सेटअप के थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पहुंचाया जा सकता है. दैट इज फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्विक फीडबैक. फटाफट लोग वहाँ पूछने में अरे ऐसे कैसे हुआ ये बात पता चली हमें, तो लोग अपने अपने राय मशवरे देने भी आ जाते हैं. नेक्स्ट, फुलफिल्स द सोशल नीड्स ऑफ मेंबर्स. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनफॉर्मल सेटअप जो है वो सोशल नीड्स को पूरा करता है. देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल, सबको मालूम है. तो कुछ भी कर लो उसके सोशल नीड्स होती ही हैं. एक फॉर्मल सेटअप के अंदर स्ट्रिक्टली किसी को कहा जाए कि तुम्हें आके सिर्फ काम करना है, काम करके घर वापस जाना है, कोई पर्सनल बातें नहीं होनी है, कोई चाय का टाइम नहीं, लंच का टाइम नहीं, तो ये एक तरीके से किसी ह्यूमन नीड्स का वॉल्यूशन है. ह्यूमन एलिमेंट जिसमें आता है जिसमें हम बिहेवियर की बात करते हैं तो ये उसका नेचुरल बिहेवियर है कि उसको अपनी सोशल नीड्स पूरी करनी होती है. तो फॉर्मल इनफॉर्मल सेटअप जो है वो सोशल नीड्स को भी पूरी करता है.
compensates inadequacies in the formal organization। देखिए, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने लिमिटेशन पढ़ी थी, जिसमें एक लिमिटेशन हमने पढ़ी थी, क्रिएटिव टैलेंट को वो एनकरेज नहीं करता है, तो वो उन फॉर्मल सेटअप की एक तरीके से लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को भी कॉम्पेंसेट कर सकता है अगर एक इनफॉर्मल सेटअप अच्छे से अलाउ किया जाता है, तो उसके चलते कोई फ्रीली अपना कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू सजेशन या अपने न्यू टैलेंट को प्लान के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक तरह से अपना सजेशन दे सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब फॉर्मल सेटअप के अंदर इनफॉर्मल सेटअप को भी बढ़ावा दिया जाए। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के। स्प्रेड रूमर से अंडरस्टूड है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग आपस में बात करते हैं तो उसमें रूमर्स फैलने के 100% चांसेस होते हैं। तो कई चीज़ें जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है वो फैल जाती है, तो इसीलिए इसका पहला लिमिटेशन तो यही है कि अफवाहें फैलाता है ये। रेजिस्टेंस टू चेंज में रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। इनफॉर्मल सेटअप में लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप का एक लीडर बन जाता है। तो जब ग्रुप बनता है, ग्रुप का लीडर बनता है और कोई नया फरमान मान लो टॉप मैनेजमेंट से आ जाता है, तो वो ग्रुपिज्म जो है वो चलने लगता है। सब एक दूसरे को जो लीडर है वो भटकाने लगता है कि भाई ये नया रूल आया है, हम में से कोई फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरीके से, और ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रुप लीडर है, इनफॉर्मल तरीके से सब उस लीडर की बात मानते हैं, चाहे वो कोई सबऑर्डिनेट ही क्यों ना हो। तो इसी तरीके से लिमिटेशन एक ये भी होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने सेटअप में कोई चेंज लाना चाहता है, उससे रेजिस्ट किया जा सकता है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन। कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन को नहीं फॉलो करना चाहते, लेकिन क्योंकि सब फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। ये तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्लास में भी कई बार क्या होता है कि कोई इनडिसिप्लिन हो जाती है और कोई भी उसमें एक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता कि किसने किया, क्योंकि वो भी सब ग्रुप नॉर्म फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आज इसने मेरी शिकायत करी या मैंने इसके बारे में कुछ बोल दिया तो कल मेरे बारे में कोई दूसरा बोल देगा। तो आप एक पीयर प्रेशर में बंधे हुए होते हैं और किसी गलत काम को भी आपको उसका साथ देना पड़ता है सिर्फ ग्रुप नॉर्म के चलते, यानी पीयर प्रेशर के चलते। इसी तरह से फॉर्मल सेटअप में भी मेंबर्स को प्रेशराइज किया जा सकता है। So in this way, we have completed formal and informal organization. Thank you.